जवानों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मौज में, बहुत बढ़िया भाई। और मैं भी यही दुआएं करता हूं कि आप हमेशा मौज में रहें। प्यारे जवानों, मैं हूं सुशांत और आप लोग अपने प्यारे से चैनल ज्ञान बूस्टर पर हैं। मेरे भाई, आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज द ह्यूमन आई। भाई साहब, हम इसमें ह्यूमन आई की वर्किंग को तसल्ली से देखने वाले हैं। डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं और कौन से पार्ट की क्या अहमियत है, किस पार्ट का क्या काम होता है, ये तमाम बातें हम लोग जानेंगे। तो मेरे प्यारे जवानों, तैयार हो जाइए, पेन कॉपी उठा लीजिए और भाई साहब अब शुरू करते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले तो इसकी शक्ल देख लो। आपको दिखने में तो यार एक चीज बताऊं आपको, आंख जैसी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना, लेकिन यही है, यही हमारी आंख है। मेरे प्यारे जवानों, देखिए हम लोग ध्यान से समझना शुरू करते हैं। भाई, ये हमने एक आउटलाइन दिखा रखी है, इधर भी और इधर भी। भाई साहब, इसका जो नाम है दैट इज स्क्लेरोटिक। भाई साहब, ये बात अच्छे से जान लेनी है। देखो, मैं साथ साथ सभी पार्ट्स की जानकारी देता जाऊंगा और उसके पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए भी मिलेंगे आपको। तो मेरे प्यारे जवानों, भाई साहब, स्क्लेरोटिक क्या है? ये टफ एंड ओपेक व्हाइट कवरिंग है। भाई, आई पर इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। वो पूछेगा कि स्क्लेरोटिक का कलर कैसा है? साहब, ये व्हाइट होता है। फिर वो पूछेगा, बताइए ये ट्रांसपेरेंट होता है कि ओपेक होता है? तो मेरे प्यारे जवानों, ये ओपेक है और साथ ही साथ में ये टफ भी है। भाई साहब, क्योंकि ये ओपेक है, इसका मतलब लाइट को तो बाहर नहीं जाने देगा। और मेरे प्यारे जवानों, जो हमारी आई बॉल है उसको ये होल्ड करने का काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो भाई, पार्ट्स हैं, इनका क्या नाम है और इनमें क्या क्या चीजें करने वाले, वो सारी बातें देखते चलनी है साथ साथ। तो भाई साहब, स्क्लेरोटिक का काम हो चुका है, यस और नो? तो मेरे प्यारे जवानों, ये चीज पूरी हो चुकी है, मैंने इसको डब्बे में बंद कर दिया है। अब करते हैं भाई साहब दूसरा पार्ट, इसी के सामने इसी के साथ लिखा हुआ है, दैट इज कोरोइड। मेरे प्यारे जवानों, कोरोइड क्या है? देखना, यहाँ पे दिख रहा होगा, स्क्लेरोटिक के जस्ट नीचे यहाँ पर मैंने डार्क से दिखाया है, इधर भी और इधर भी। आपको ध्यान से समझ लेना है भाई, स्क्लेरोटिक के जस्ट नीचे यहाँ भी और यहाँ भी मैंने आपको डार्क कलर से यहाँ दिखाया है। मतलब ये क्या होती है साहब? ब्लैक मेम्ब्रेन होती है जस्ट बिलो द स्क्लेरोटिक। साहब, इसका काम क्या होता है? भाई, लाइट आएगी, एंटर करेगी, तो इसके अंदर जो आलतू फालतू वाली लाइट होगी, भाई अभी वर्किंग में आपको समझ में आएगा कि लाइट जो आएगी उसका मुख्य काम तो सीधी सी बात है, इमेज बनेगी। काफी सारी किरणें तो इमेज बनाने में यूज होंगी, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकती हैं जो इमेज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, उनको हम स्ट्रे लाइट्स कहते हैं। हाँ, वो इमेज में पार्टिसिपेट कर भी सकती हैं यदि बार बार टकरा के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद दोबारा से वो रेटिना पर चली जाए तो। अब जी रेटिना क्या अभी आगे आ रहा है, लेकिन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ना हो, इसके कारण से क्या प्रॉब्लम होती है साहब? मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे तो ये संभावना है कि मल्टीपल इमेजेस बने, तो हमें एक इमेज की बजाय 2, 3, 4, 5 इस तरह की इमेजेस बनती हुई दिखेंगी, तो वो धुंधली धुंधली इमेजेस होंगी। तो प्यारे जवानों, ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो हमारा दिमाग सही से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, तो हमें जो इमेज है वो थोड़ा ब्लर दिखाई देगी। तो ब्लरिंग ऑफ इमेज को ये कम करने का काम करता है, इवन उसको रिमूव करने का काम करता है। कोरोइड का जो पर्पस है वो यही है कि जो आलतू फालतू की लाइट है उसको ये एब्जॉर्ब कर ले। उस लाइट को हम कहते हैं स्ट्रे लाइट। मतलब साहब, स्ट्रे लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। स्ट्रे लाइट को एब्जॉर्ब करने से क्या होगा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे, मतलब मल्टीपल इमेजेस बनने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। तो एक ही शार्प इमेज बनेगी, मतलब ब्लरिंग ऑफ इमेज जो है वो हट जाएगी। तो मेरे प्यारे जवानों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तब पूछा जा सकता है इस पे कि साहब कोरोइड का क्या काम है? कोरोइड क्या करता है साहब? तो आप बताएंगे कि कोरोइड एक ब्लैक मेम्ब्रेन है जो स्क्लेरोटिक के जस्ट नीचे होती है। ये आलतू फालतू आवारा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण क्या होगा कि हमारी इमेज जो है, आलतू फालतू लाइट के कारण जो इमेज बनने की संभावना थी वो खत्म हो गई है। इसका मतलब एक ही ब्राइट इमेज हमें मिलेगी, मतलब मल्टीपल ब्लर्ड इमेजेस हमें दिखाई नहीं देंगी, तो हम क्लियरली किसी चीज को देख पाएंगे।
तो स्ट्रे लाइट को एब्जॉर्ब करके ब्लेरिंग ऑफ इमेज को हटाता है। मेरे प्यारे जवानों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ध्यान रहे। ये स्क्लेरोटिक के जस्ट नीचे होता है, ब्लैक होता है, इसलिए ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये ब्लैक मेम्ब्रेन होती है बेसिकली। समझ में आया कि नहीं आया? सच्ची बता दो, समझ में आया ना? बहुत बढ़िया भाई साहब। हाँ तो जवानों, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। भाई साहब, बड़ी प्यारी सी बात है। देखो मैंने क्या बताया, स्क्लेरोटिक तो पूरी कवरिंग हो गई है भाई, जो आई बॉल को होल्ड करके रखी है, और उसके जस्ट नीचे ये था कोरोइड। अब फ्रंट से बात करते हैं भाई साहब। अब ये जो आई बॉल है, इसका जो फ्रंट पार्ट है भाई साहब, ये ध्यान से देखिए, जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसे हम कॉर्निया कहते हैं। तो भाई साहब, कॉर्निया होता क्या है? ये एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, इसका कोई कलर नहीं होता साहब, ये ट्रांसपेरेंट होती है मेम्ब्रेन। और ध्यान से समझना, ये आई के सबसे पहले हिस्से पर होती है। लाइट जब एंटर करती है हवा से, तो कॉर्निया से ही एंटर करेगी आंख के अंदर। और मेरे प्यारे जवानों, वैसे तो मैं आपको इसकी जब आई का एक्शन करवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन जो होगा वो कॉर्निया में ही होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख सकते हैं, वैसे मैं वर्किंग में भी आपको बताने वाला हूं। तो भाई साहब, कॉर्निया क्या है? जो हमारी आंख के सबसे सामने वाला जो पार्ट होता है, दैट इज द कॉर्निया। ये मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ये मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट होती है साहब, इसके अंदर से ही लाइट एंटर करती है। और सीधी सी बात है भाई, ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो लाइट एंटर कैसे करेगी? इसका मतलब भाई साहब, ट्रांसपेरेंट तो जरूरी थी। आगे बात समझ में? इसके बाद आप ध्यान से देखिए प्यारे जवानों, अब भाई लाइट यहां से एंटर कर रही है, ध्यान से समझना भाई। तो ये वाला जो हिस्सा था ये कॉर्निया हो चुका है, अब लाइट यहां से आई और एंटर करेगी। तो भाई यहां पर आंख के सामने एक सर्कुलर डायफ्राम होता है भाई, ध्यान से समझना। लेकिन ये जो सर्कुलर डायफ्राम है भाई, ये ओपेक कलर का है, लाइट एंटर कर रही है। तो जो ये वाला जो पार्ट है, ध्यान से समझना, यहां पर ये जो है ये एक्चुअल में ऐसे लाइन नहीं होती है, ये पूरा सर्कुलर होता है। मेरे प्यारे जवानों, एक प्रकार से ऐसे समझ लो कि ये इस तरह का सर्कुलर है भाई, ध्यान से समझना। और इसके अंदर इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो बीच में, जैसे ऐसे समझने की कोशिश करो, जैसे हेमिस्फीयर था, उसके सेंटर वाले पार्ट को खोखला कर दिया हमने, उसके अंदर एक होल कर दिया है। इस चीज को हम कहते हैं आइरिस। होल को नहीं कहते आइरिस, ये जो सर्कुलर डायफ्राम बना है इसको हम आइरिस का नाम देते हैं। यहां पर दो इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई। पहली बात, आइरिस ओपेक होगा, मतलब जो लाइट आएगी यदि आइरिस पे टकरा गई तो वो अंदर एंटर नहीं करेगी। ध्यान से समझना, ये आइरिस है, ये सर्कुलर डायफ्राम है, इसके बीच में होल होता है, ये एक लाइन की तरह से नहीं है, वो तो 2 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। आपको जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा और उससे तुरंत आपको आइरिस समझ में आ जाएगा, वो है कि भाई साहब ये कलर्ड होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ट्रांसपेरेंट था, ये स्क्लेरोटिक था, ये व्हाइट था भाई साहब, ये ब्लैक मेम्ब्रेन थी। और भाई साहब ये जो आइरिस है ये कलर्ड होता है। आपने देखा हो ना, आंखों का कलर होता है, किसी की नीली आंखें होती है, किसी की काली आंखें होती है, किसी की भूरी आंखें होती है। भाई साहब ये जो कलर है ये आइरिस का ही होता है। तो आप किसी की आंख देखेंगे तो जो आपको जो सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बेसिकली दैट इज द आइरिस। उसके अंदर जो है बीच में खाली जगह है, जो होल है वो आइरिस नहीं है, उस होल का नाम हमने अलग रखा हुआ है। भाई ध्यान से समझ लो, ये होल के साइज को कम और ज्यादा कर सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा होल का साइज? ये आइरिस जो है, इसके बीच का जो होल है, आइरिस अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करेगा। ये किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा? बेसिकली ये लाइट जो एंटर करेगी आंख में उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो पहले आपको ये समझ लेना है कि आइरिस क्या है। क्लियर हो गई ये बात? बेसिकली यार इसको ना सर्कुलर की बजाय हम थोड़ा सा स्फेरिकल बोले तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? क्योंकि सर्कल तो 2D वाला चीज़ होती है, तो ये 2D में तो नहीं है, खैर ये 3D में है। तो हम इसको सर्कुलर की बजाय हम इसको जस्ट लाइक कि हेमिस्फीयर है और उसके बीच में से वो खोखला कर दिया है, तो उसकी कवरिंग बचेगी, फिर थोड़ा सा थिक कवरिंग जैसी हो जाएगी, तो एक थिक सर्कल जैसा कह सकते हैं हम इसको,
ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। क्लियर है? बीच में होल है, आप समझो ना, एक कटोरी है भाई, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे हाथ को देखो। अब मैं कह रहा हूं बीच में से ये चीज गायब हो गई, तो ये बाउंड्री तो बचेगी ना उस समय। दैट इज द आइरिस। बेसिकली इसका साइज कम ज्यादा हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात दो है, ये ओपेक होता है लेकिन ये कलरफुल होता है, इसका एक कलर है। अब बात समझ में आ गई। और मेरे भाई जो होल इसके अंदर है, जो होल इसके अंदर है, जो इसके बीच में होल बना हुआ है, उसे हम प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल। तो जवानों, प्यूपिल के अंदर क्या क्या बातें हैं भाई साहब, मैंने आपको बताया कि भाई साहब ये सेंट्रल होल होता है आइरिस में। आइरिस में जो होल यहां पर दिखाई दे रहा है, दिस होल इज द प्यूपिल। ध्यान से समझना। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस होल का जो साइज है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है बाय मस्कुलर एक्शन ऑफ द आइरिस। भाई साहब यहां पर मतलब मोटी सी बात यह है कि प्यूपिल अपने साइज को कम ज्यादा कर पाएगा, लेकिन कम और ज्यादा कौन करेगा भाई साहब? आइरिस करेगा। भाई कम और ज्यादा किसके अकॉर्डिंग होगा? लाइट की कितनी इंटेंसिटी एंटर करने वाली है इसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए बाहर बहुत ज्यादा रोशनी है तो हमारा जो प्यूपिल का साइज है वो बहुत छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ब्राइट लाइट में साइज ऑफ प्यूपिल लेस रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए इसको। इन द ब्राइट लाइट द साइज ऑफ द प्यूपिल इज लेस एंड इन द डिम लाइट इट्स साइज इज मोर। प्यारे जवानों, यहां पर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनेगा मेरे भाई? क्वेश्चन ये बनेगा, आपसे कहेगा कि हम अचानक से धूप से अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ पल के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता, हालांकि थोड़ी देर के बाद हल्का 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 थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीजें हमें थोड़ा सा महसूस होने लगता है कि हाँ भाई थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। आपने देखा भी होगा। इसी तरीके से हम अंधेरे कमरे से बाहर आए, अचानक से हमें लगता है अरे इतनी रोशनी कैसे? मेरे प्यारे जवानों, उस चीज को आप यहां से एक्सप्लेन करोगे। कैसे एक्सप्लेन करोगे? मान लो हम ब्राइट से और डार्क में जा रहे हैं, मतलब बाहर से अंधेरे कमरे में जा रहे हैं, तो जो ब्राइट रीजन था जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा थी मेरे प्यारे जवानों, क्योंकि ब्राइटनेस ज्यादा थी इसलिए हमारा आइरिस अपनी मस्कुलर एक्शन से जो साइज ऑफ प्यूपिल है मेरे प्यारे जवानों इसको छोटा कर देगा। मतलब होल का साइज है वो कम हो गया है तो कम लाइट एंटर करे, क्योंकि बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा लाइट एंटर करेगी, उससे हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो भाई साहब ऑटोमेटिक उसका साइज कम हो गया है। तो ब्राइट लाइट में हमारे प्यूपिल का साइज छोटा था, जैसे ही हम डार्क रूम में गए तो अब साइज तो छोटा ही है। डार्क रूम है, पहली बात तो ये, तो उसमें हल्की फुल्की कोई लाइट होगी, लाइट वहां पर काफी कम है। लो इंटेंसिटी वाला रूम है जिसके अंदर लाइट काफी कम मात्रा में है। मेरे प्यारे जवानों, क्योंकि लाइट कम है, ऊपर से हमारी आंख में जो प्यूपिल का साइज है वो भी कम है, तो हमारी आंख में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो रखे रहेंगे उनसे जो लाइट टकरा के हमारी आंख में एंटर करेगी तो उनकी इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी प्रॉपरली, क्योंकि इंटेंसिटी कम है, इसलिए हम मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे कि भाई आजू बाजू में क्या चीजें हैं। हालांकि कुछ देर में ही क्या हो जाएगा कि हमारा आइरिस अपनी मस्कुलर एक्शन से अपने आप होगा, हम कहेंगे नहीं, वो अपने आप ही होगा। और साहब अपने आप होगा तो उससे क्या हो जाएगी कि अपने आप प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। रोशनी तो रूम में अब भी कम है, लेकिन होल का साइज ज्यादा होने से अब जो थोड़ी बहुत अमाउंट थी वो थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में लाइट की ज्यादा एंटर हुई है। तो क्योंकि थोड़ी सी लाइट ज्यादा एंटर हुई तो थोड़ी सी संभावना है कि यदि हल्की फुल्की लाइट है वहां पे तो कुछ इमेज फॉर्मेशन आपकी हो, प्रॉपरली आप थोड़ा बहुत चीजों को देख पाएं। तो प्यारे जवानों, अच्छे से इस बात को समझ गए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था कि अचानक से तेज रोशनी से अंधेरे कमरे में जाते हैं, कुछ देर के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता, हालांकि थोड़ी देर बाद हमें थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होता है। कारण सिंपल सा है, पहले हमारे प्यूपिल का साइज बहुत छोटा था, तो जैसे हम अंधेरे कमरे में आए, एक तो अंधेरा कमरा, ऊपर से साइज ऑफ प्यूपिल इज वेरी स्मॉल, दैट इज व्हाई द इमेज फॉर्मेशन विल नॉट बी सो ब्राइट। But after some time the size of the pupil will increase and that is why somewhat थोड़ा इमेज ब्राइट बनेगी। ऐसा नहीं कि बहुत सब क्लियर दिखने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
तो मेरे प्यारे जवानों, अभी धीरे धीरे हम आगे और भी चलेंगे तो ये सारी बातें और क्लियर होती चलेंगी। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आया है। अब आता है भाई 6 नंबर पे हमारे पास आई लेंस। मेरे प्यारे जवानों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो भाई सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये कुछ खास है। ये हमारे पास एक लेंस लाइक स्ट्रक्चर है भाई, ध्यान से समझना। दिस क्रिस्टलाइन लेंस इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। ऐसा नहीं कि सब ग्लास से बना हुआ है ना, ये जेली लाइक होता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो लेंस है इसकी शेप चेंज होती रहती है। मैं एक्शन ऑफ आई कराऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इसकी शेप बदलती रहती है। प्यारे जवानों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना कि ये डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। आप नॉर्मली कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हो। आपको मालूम ही होगा कि कॉन्वेक्स लेंस को हम डबल कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं। तो प्यारे जवानों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई आपसे पूछेगा कि भाई आंख में जो क्रिस्टलाइन लेंस है इसकी कैसा होता है, ये कॉनकेव होता है कि कॉन्वेक्स? तो मेरे प्यारे जवानों, ये कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है, ये कॉनकेव नहीं होता है। भाई इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस आई लेंस को होल्ड करने के लिए यहां पर भाई साहब सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं। भाई एक चीज अच्छे से समझ लीजिए, ये धागे लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। भाई ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं इनके साथ जुड़ी होती है मसल्स, और इन मसल्स को कहते हैं साहब सिलरी मसल्स, और ये सिलरी मसल्स के थ्रू ये स्क्लेरोटिक से जुड़ा होता है। मतलब अल्टीमेटली देखिए, लेंस को होल्ड करने के लिए कौन आया? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। भाई एक चीज और मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि भाई सस्पेंसरी लिगामेंट्स का एक नाम और भी है, इसको जिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? जिन भी कहते हैं। जवानों, इसका जो एक नाम और है वो जोन्यूल्स भी कहते हैं हम इसको। देखो भाई, कई सारी बुक्स जो हैं, कई सारे ऑथर्स जो हैं, वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स की जगह पर ही इसका नाम यूज कर लेते हैं। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हर एक थ्रेड को हम इसका जोन्यूल बोल सकते हैं। तो मोटी बात जो हमने फिजिक्स के काम की है भाई साहब, कि यदि सस्पेंसरी लिगामेंट्स की बजाय ये नाम आपको दिखाई दे जाए, कि भाई पेपर में आ जाए कि लेंस से डायरेक्ट लेंस को होल्ड कौन करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स या जोन्यूल्स या जिन, तो आप ये नाम याद जरूर रखें। भाई इनका काम है होल्ड करना। भाई इनका एक्शन, जब हम आई का एक्शन करेंगे तो इनकी वर्किंग को और अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ पार्ट्स के नाम बता रहा हूं। प्यारे जवानों, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमारे जो लिगामेंट्स हैं ये सिलरी मसल्स के साथ कनेक्टेड हैं, और भाई साहब सिलरी मसल्स की एक्शन से भाई साहब ये जो जोन्यूल्स हैं, या वी कैन से दैट जो हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, इनके अंदर खिंचाव पैदा होगा, और उसके कारण क्योंकि वो लेंस को होल्ड करके रखे हैं, इसका मतलब भाई साहब लेंस की शक्ल भी बदलेगी, और मेरे प्यारे जवानों कभी तो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी और कभी ज्यादा हो जाएगी। जबरदस्त एबिलिटी है। लेंस एक ही है, लेकिन पास की चीजें भी दिखती हैं और दूर की चीजें भी दिखती हैं। मेरे प्यारे जवानों, ये बड़ा ही चमत्कार है, प्रभु की कृपा से यह वरदान हमें मिला है। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि भाई ये जो लेंस है इसको होल्ड किया सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने, जो सिलरी मसल्स के साथ कनेक्टेड है। इनका एक्शन में थोड़ा सा और हम चर्चा करेंगे। अब भाई अगला जो पॉइंट है, ये पॉइंट नोट कर लेना आप लोग। सस्पेंसरी लिगामेंट 7 नंबर पे, 8 नंबर पे सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स आर कनेक्टेड टू द सस्पेंसरी लिगामेंट्स एंड दीज विल चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है ना, जो सिलरी मसल एक्शन है उससे इसकी फोकल लेंथ बदल जाएगी। भाई साहब अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द
एक्वस ह्यूमर। मेरे भाई यहाँ कॉर्निया से और आई लेंस के बीच में जो खाली जगह है इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, एक सॉल्टी फ्लूइड भरा होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 1.337 के आसपास है। मेरे प्यारे जवानों, भाई साहब इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर कॉर्निया और आई लेंस के बीच में फ्लूइड है, खाली जगह नहीं है। और सेम ऐसे ही आई लेंस और जो पीछे ये हमारा रेटिना है इसके बीच में भी एक फ्लूइड है, बट दैट फ्लूइड इज जेली लाइक फ्लूइड। मेरे प्यारे जवानों, जो फ्लूइड आगे वाला है इसका नाम एक्वस ह्यूमर है और जो फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ है दैट इज द विट्रस ह्यूमर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.437 है अप्रोक्स। मेरे प्यारे जवानों, इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि वो आपसे पूछ सकता है कि इन दोनों में से कौन सा जो फ्लूइड है वो ज्यादा डेंसर होता है। दिस फ्लूइड इज मोर डेंसर। भाई ये बात अच्छे से आपको समझ लेनी है। अब भाई साहब हम पहुंच चुके हैं, हमारी देखो आंख का आगे वाला हिस्सा पूरा हो चुका है। अब जो यहां से लाइट एंटर करेगी मेरे प्यारे जवानों, यहां पर ये जो हिस्सा हमारा है इसे हम रेटिना कहते हैं। प्यारे जवानों, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो रेटिना में है। भाई रेटिना बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही नाजुक मेम्ब्रेन होती है और किसकी बनी होती है साहब? नर्व फाइबर्स की। मेरे प्यारे जवानों, हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करती हैं दैट आर द नर्व्स, और ये उनसे बनी होती है। बहुत ही नाजुक है और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑन इनर साइड ऑफ बैक वॉल ऑफ द आई। भाई साहब ये आई का पिछला हिस्सा है, इसके अंदर की तरफ, मतलब साहब ये। और भाई इस पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहली बात, ये ऑप्टिकल फाइबर जो नर्व फाइबर है उनसे बनी होती है। किनसे बनी होती है? नर्व फाइबर से बनी होती है। दूसरी बात, इसके अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? भाई दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक रॉड शेप, दूसरी कॉन शेप। जो रॉड शेप सेल्स होती है उनको रॉड्स कहते हैं, जो कॉन शेप सेल्स होती है उनको कॉन्स कहते हैं। भाई स्टार लगा के लिख लीजिए। जो सेल्स लाइट की इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करती है, मतलब कि जो ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए होती है, मतलब भाई साहब इनके लिए ट्विलाइट विजन भी बोल देते हैं कभी कभी। भाई इस बात को भी स्टार लगा के लिख लीजिए। ऐसी सेल्स रॉड्स होती हैं। और भाई जो कलरफुल विजन के लिए होती है प्यारे जवानों, जो कलर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, हमें जो कलरफुल वर्ल्ड दिखता है इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कॉन शेप सेल्स होती हैं। ये कलर को रेस्पॉन्ड करती हैं। ये तीन तरह की होती हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। रेड कलर को रेस्पॉन्ड करती हैं, रेड वाली मतलब उस समय वो ज्यादा एक्टिव होती है। इसी तरह से ब्लू वाली ब्लू कलर के टाइम पे ज्यादा एक्टिव होती हैं और ग्रीन वाली ग्रीन के समय पे ज्यादा एक्टिव रहती हैं। प्यारे जवानों, ये जो रेटिना पर ये जो हमारी सेल्स हैं, ये लाइट एनर्जी को स्टार लगा के लिख लीजिए कि भाई साहब रेटिना में जो सेल्स प्रेजेंट हैं दिस विल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेगा ये नर्व्स के थ्रू, नर्व फाइबर्स के थ्रू। भाई साहब यहां पर जो हमारे पास है इसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी। क्या पहुंचेगी ब्रेन पर? जो यहां पर लाइट आएगी उसकी यहां इमेज बनेगी। जैसे इमेज बनेगी, जो इंप्रेशन बनेगा तो लाइट से बनेगी इमेज, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर देंगी एंड ऑप्टिक नर्व के थ्रू। प्यारे जवानों ध्यान से समझिए, वाया ऑप्टिक नर्व दीज विल सेंड दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू आवर ब्रेन। स्टार लगा के लिख लीजिए। भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। वैसे तो मैं इसकी वर्किंग में भी बताऊंगा ये बात, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रेटिना जो है उसके ऊपर बनने वाली इमेज, क्योंकि रेटिना स्क्रीन की तरह से काम करने वाला है और स्क्रीन पे साहब रियल इमेज बनती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्वर्टेड होती है।
फिर आपके मन में सवाल आएगा, जी हमें तो उल्टी इमेज नहीं दिखती। भाई साहब, उल्टी इमेज बनी लेकिन ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो ब्रेन पर पहुंची और ब्रेन ने प्रोसेसिंग की और उसको उलट दिया एक बार फिर से, तो इसलिए हमें वो सीधी दिखी। मतलब सीधी दिखाने का काम कौन करता है? ब्रेन। इमेज आंख पर तो उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। हालांकि ध्यान रखना, हमारी स्क्रीन पर बनी है इमेज, और ये जो रेटिना है, इट बिहेव लाइक स्क्रीन फॉर आवर आई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारी आंख के लिए स्क्रीन का काम करता है। भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अच्छे से इस बात को लिख लीजिए। प्यारे जवानों, जो हमारी कॉन्सेप्ट सेल्स होती हैं, मतलब जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, वो एक्टिव ब्राइट लाइट में होती हैं। जब लाइट डल होती है तो उतनी ही वो कम एक्टिव होती हैं। इसी वजह से हमें अंधेरे में कलर्स दिखाई नहीं देते। हल्के फुल्के यदि ऑब्जेक्ट्स विजिबल हो रहे हैं तो उस समय कलर्स दिखाई नहीं देते हैं। कारण यह है कि जब लो इंटेंसिटी की लाइट होती है उस समय कॉन्सेप्ट सेल्स एक्टिव बहुत कम होती हैं, इसलिए कलर विजन जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन डे टाइम में जब ब्राइटनेस बहुत अच्छी होती है उस समय डेफिनेटली जो ब्राइटनेस है उससे हमारी रोड शेप सेल्स एक्टिव हैं, मतलब वो हमारे लिए विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो। लेकिन विजन में जो कलर्स प्रोवाइड करेंगी वो कौन करेंगी? कॉन्स। लेकिन वो भी कलर्स पे तब काम करेगी जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जब लो इंटेंसिटी है तो हमारी कॉन्सेप्ट सेल्स की वर्किंग काफी कम हो जाती है, इसीलिए अंधेरे में हमें कलर्स नहीं दिखते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने 2 बार रिपीट भी कर दिया है। तो मेरे प्यारे जवानों, इस बात को अच्छे से समझ लेना है। अब रेटिना पर हम 2 पॉइंट्स का जिक्र करते हैं। वन इज येलो स्पॉट एंड अदर इज द ब्लाइंड स्पॉट। भाई साहब, येलो स्पॉट रेटिना का वो हिस्सा है जहां पर इंटेंसिटी और वी कैन से दैट द पॉपुलेशन ऑफ रेड एंड कॉन्सेप्ट सेल्स इज मोर, मतलब जहां पर रोड्स एंड कॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा है, ये वो वाला हिस्सा होता है। इस हिस्से को हम येलो स्पॉट कहते हैं। मतलब यहां पर बहुत ज्यादा सेल्स प्रेजेंट है तो तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, लाइट पड़ेगी तुरंत अलर्ट मोड में आ जाएंगे, तुरंत एक्टिव मोड में आ जाएंगे। और ब्लाइंड स्पॉट हमारा वो हिस्सा है जो जहां से ऑप्टिक नर्व एंटर कर रही है, यहां पर ध्यान से समझिए, जहां पर एंटर करने लग रही है ऑप्टिक नर्व, भाई इस हिस्से में रॉड्स एंड कॉन्स की पॉपुलेशन बहुत कम होती है। इसलिए यहां पर इन केस यदि लाइट की इमेज बन भी गई, यहां पर किसी कारण से इमेज बनी भी है, जिन किरणों के कारण यह इमेज बनी, क्योंकि यहां पे सेल से प्रेजेंट नहीं है, तो उसको ब्रेन तक पहुंचाएगा ही कौन? कोई एक्टिवनेस ही नहीं हुई। तो भाई साहब, इसलिए जो हमारी इमेज के लिए जो चीज रेस्पॉन्सिबल होगी वो येलो स्पॉट है। मतलब यदि इमेज हमारी येलो स्पॉट पर बनेगी तो हमारे दिमाग तक वो सिग्नल पहुंचेगा, अदरवाइज तो ब्लाइंड स्पॉट पे बनी तो वहां पर इमेज हमें दिखाई नहीं देगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेटिना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेटिना एक स्क्रीन का काम करता है। रेटिना जो है इसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेंसिटी एज वेल एज कलर्स। जो इंटेंसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं वो रोड्स होती हैं, जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं वो कॉन्स होती हैं। हमें अंधेरे में कलर्स दिखाई नहीं देते क्योंकि कॉन्स डेफिनेटली कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन फिर भी ये ब्राइट लाइट में ही एक्टिव होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो मेरे प्यारे जवानों, जिन लोगों में एक तरह की सेल्स कौन वाली एब्सेंट होती है, मतलब मान लो रेड वाली एब्सेंट है या ब्लू वाली एब्सेंट है या ग्रीन वाली एब्सेंट है या कोई 2 एब्सेंट है या तीनों ही एब्सेंट है, इस तरह के इंसान को कलर्स के डिस्टिंग्विशन में प्रॉब्लम आती है और उससे जो डिजीज पैदा होता है वो कलर ब्लाइंडनेस होता है। और ये जो डिजीज है ये अभी तक इनक्योरेबल है, मतलब ये हेरिडेटरी होता है भाई साहब, इसका अभी तक कोई सॉल्यूशन हमें मिल नहीं पाया है। मेरे प्यारे जवानों, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें अभी तक हमने जानी है। देखो, प्यूपिल, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, आइरिस, सिलरी मसल, सिट्रस, स्क्लेरोटिक, कॉरोइड, येलो स्पॉट, ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट, रेटिना, और ये तो सस्पेंशन लिगामेंट्स, क्रिस्टल। चलो, सब सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं 1 बाय 1। आई होप आपको सारी तमाम बातें अच्छे से समझ में आई हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक्शन ऑफ द आई, और एक्शन ऑफ आई को हम विद रे डायग्राम भी देखने वाले हैं।
क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब ध्यान से समझिए, पहले मैं आपको बिना रे डायग्राम के बताता हूं, फिर मैं रे डायग्राम की हेल्प से आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से समझिएगा भाई। देखो एक्चुअल में क्या होता है मेरे प्यारे जवानों, लाइट आएगी, लाइट आएगी, ऑब्वियस सी बात है, हम इंसान हैं तो एटमॉस्फेयर हमारे आसपास है, मतलब बाजू में हवा है, लेकिन इधर अचानक से एक ऐसा मटेरियल मिला है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा होता है। और भाई साहब ये है कॉर्निया, इसका मतलब साहब लाइट आएगी, इसको क्रॉस करके अंदर जाएगी, इसका मतलब मेरे प्यारे जवान रिफ्रैक्शन की घटना होगी, मतलब कॉर्निया पर रिफ्रैक्शन होगा। स्टार लगाकर लिख लीजिए, सबसे पहला रिफ्रैक्शन भी कॉर्निया पर हुआ और अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन भी सबसे ज्यादा कॉर्निया पर ही हुआ। और ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि यहां पर हवा है और यहां अचानक से डेंसर मीडियम है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो अंतर है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है, वो साहब बहुत ज्यादा है मेरे प्यारे जवानों। इस वजह से यहां पर भाई पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, स्टार लगा के लिख लीजिए, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन जो हुआ ये कॉर्निया पर होता है भाई। इसके बाद लाइट जाएगी, आगे इसको एक्वस ह्यूमर मिलेगा। मेरे प्यारे जवानों ऐसा मत समझ लेना कि साहब सिर्फ कॉर्निया पे ही रिफ्रैक्शन हुआ और आगे नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉर्निया प्लस एक्वस ह्यूमर प्लस हमारा आई लेंस, भाई लाइट आई कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर में गई, फिर प्यूपिल तो एक होल था, एक खाली जगह थी, इसके अंदर से पास होते हुए वो लेंस तक पहुंची। और मेरे प्यारे जवानों लेंस के बाद विट्रस होमर से होते हुए वो इमेज जो फाइनल बनी वो हमारे रेटिना पर बनी। मतलब हमारी रिफ्रैक्शन की जो घटना है इन सभी जगहों पर होती है और ये चारों चीजें ही मिलकर बेसिकली लेंस की तरह से बिहेव करती हैं। हमने नाम जरूर इसका दे रखा है आई लेंस, लेकिन स्टार लगाकर लिख लीजिए कि सिर्फ यही लेंस का काम नहीं करता है, बल्कि कॉर्निया है, एक्वस ह्यूमर है, क्रिस्टलाइन लेंस है और यहां जो विट्रस ह्यूमर है, सभी के सभी मिलकर लेंस का काम करते हैं। सबका कंबाइंड इफेक्ट हमें ऑब्जर्व होता है। प्यारे जवानों आ सकता है ये, मान लो वो आपसे कहे कि हमारी आंख में सिर्फ जो कन्वर्जिंग का काम है वो कॉन्वेक्स लेंस का है, क्रिस्टलाइन लेंस का है, ये बात एक नंबर की झूठी और फ्रॉड है। मेरे प्यारे जवानों जो कन्वर्जिंग का काम है वो सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, वो इन सब का काम है। आई होप ये बात अच्छे से समझ आई होगी। जैसे ही हमारी इमेज यहाँ रेटिना पर बनी, रेटिना पे मैंने बताया था आपको रोड शेप सेल्स और कॉन शेप सेल्स एक्टिव होती हैं, लाइट की इंटेंसिटी को वो तुरंत रेस्पॉन्ड करेंगी। ये जो येलो स्पॉट है यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है सेल्स की, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है उनकी। जो ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ तो इनसेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर जो इमेज बनी उसका कुछ नहीं होना, लेकिन जो यहाँ पर बनी है, जो यहाँ पर बनी है, मतलब रेटिना के लगभग मिडल वाले हिस्से में बनी है, वो वाली इमेज जैसे ही बनी हमारे रेटिना पर जो सेल्स थी वो एक्टिव हो गई, उन्होंने तुरंत लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और मेरे प्यारे जवानों ऑप्टिक नर्व के थ्रू तुरंत वो मैसेज हमारे दिमाग तक पहुंच गया। अब यहां पर स्टार लगा के लिख लीजिए भाई साहब, यहां पर जो इमेज बनी है रेटिना पर वो रियल बनी है, वो इन्वर्टेड बनी है भाई साहब, लेकिन हमारे दिमाग के पास जब ये इन्वर्टेड इमेज पहुंचती है वो इसका एक बार इन्वर्जन और करता है। कहने का मतलब है कि वो हमें सीधी इमेज दिखा देता है। तो ये थी इमेज फॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस। इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट थी। आई लेंस का काम कौन करता है, ये चारों चीजें मिलके करती हैं। रिफ्रैक्शन हर जगह ही हो रहा है, हर एक मीडियम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है।
सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कॉर्निया पर हुआ है। इमेज की फॉर्मेशन जो है वो रेटिना पर हुई है। रेटिना पर भी ब्लाइंड स्पॉट पर इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है, बल्कि येलो स्पॉट है वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होती है। वहाँ पर सारी सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट हैं। प्यारे जवानों, इस तरीके से हमें जो इन्वर्टेड इमेज बनी, जो रियल इमेज बनी रेटिना पर, फिर वो जाती है ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन के पास, और जो मैनिपुलेट करने के बाद हमें इमेज फॉर्मेशन करता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग की है। क्या है साहब? ये तो इसकी बेसिक वर्किंग थी, ये तो आप लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बता दो भाई। नहीं है ना? बहुत बढ़िया भाई। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि भाई जब हम दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो मान लो इन्फिनिटी से, भाई दूर है, काफ़ी दूर है, तो इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, उसकी इमेज भी उसी रेटिना पर बनी है। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे जवानों, ऑब्जेक्ट हमारा हमारी आंख के आगे कहीं पर भी होगा। ये हमारे लेंस को, यदि हम देखो, वैसे तो सारी चीजें मिलके लेंस का काम करती है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम इसे लेंस की तरह से ट्रीट करेंगे। तो मेरे प्यारे जवानों, इस लेंस से हमेशा ये जो स्क्रीन है ये तो फिक्स डिस्टेंस पर होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई ऑब्जेक्ट को, जब ऑब्जेक्ट दूर है तो हम देख रहे हैं तो हमारी आंख जो आई बॉल है इसका साइज घटता या बढ़ता है। हम दूर देखें तो मान लो कम हो गया या ज़्यादा हो गया, पास देखें तो फिर बदल गया। ऐसा नहीं होता है। मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी आई बॉल का जो साइज है साहब वो फिक्स है, उसकी वैल्यू बदल नहीं रही है, वो फिक्स है अपनी जगह पे। और मेरे प्यारे जवानों, हमारी आई बॉल का साइज फिक्स है, इसका एक ही मतलब है कि हमारी इमेज डिस्टेंस जो है वो फिक्स रहनी है। मेरे प्यारे जवानों, यहां से बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने निकल के आएगी कि भाई साहब, अभी मैं बताता हूँ एक बार बोर्ड साफ करके। और भाई ये इमेज फॉर्मेशन की घटना भी मिटा रहा हूं मैं। अब मैं इमेज दूसरे तरीके से ड्रॉ करके सिखाता हूँ, रे डायग्राम बनाता हूँ बेसिकली। हाँ, तो मेरे प्यारे जवानों देखो किस तरीके से हम लोग, एक छोटी सी लॉजिकल बात है कि हमारी आंख में इमेज फॉर्मेशन की घटनाएं किस तरीके से हो रही है, और हमारी इमेज डिस्टेंस फिक्स है। स्टार लगा के लिख लीजिए इस बात को। देखो मैं इमेज फॉर्मेशन से आपको सारी बातें धीरे धीरे समझाने वाला हूँ, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देते चलिए। प्यारे जवानों, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, दोबारा से सारी चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे जवानों, मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है। भाई इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है तो लाइट रेज पैरेलल आती है। मेरे प्यारे जवानों, हमारे लिए ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है, नो डाउट। हमारे लेंस के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो माइनस इन्फिनिटी लिख सकते हैं। मेरे प्यारे जवानों, हमारी जो इमेज डिस्टेंस है वो तो एक फिक्स ही है। हम मान रहे हैं कि भाई साहब इमेज दिख रही है, इसका मतलब वो रेटिना पर हमें इमेज बनी है। हमारे रेटिना पर इमेज बनेगी तो ही हमें दिखेगी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इमेज डिस्टेंस तो हमारे लिए फिक्स है। अब यदि मैं रिश्ता लगाता हूं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, भाई ध्यान रहे मैंने यहां थिन लेंस फॉर्मूला लगाया। भाई साहब एक बात ध्यान रखनी है, मिरर वाले में यहां प्लस होता है, ये लेंस का है, इसमें यहां माइनस है। अब जरा खुद ही गौर करिए, यहां से f की वैल्यू को आप निकालेंगे तो भाई ये तो 1/∞ 0 हो जाएगा, मतलब 1/v विल बी इक्वल टू 1/f। मेरे प्यारे जवानों, इसका मतलब हमारे लेंस की जो फोकल लेंथ है वो v के बराबर है। प्यारे जवानों, मान लीजिए ये जो भी जितने भी सेंटीमीटर है ये x सेंटीमीटर है मान लीजिए, मतलब हमारी फोकल लेंथ अभी x है, 10 सेंटीमीटर 15, जो भी मानना आप मान लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे जवानों। प्यारे जवानों, वैसे मैं एक बात बताऊं, लगभग 24.2 mm इसका जो हमारा स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर होता है, तो उस हिसाब से आप वैल्यू ले लीजिए। मतलब चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि 24.2 mm मतलब 2.4 सेंटीमीटर। भाई साहब इसका मतलब हमारी फोकल लेंथ यहां पर आ गई 2.4 सेंटीमीटर। अब मेरे प्यारे जवानों, अब हम मान लेते हैं कि हम फार ऑफ ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे, बट वी आर ऑब्जर्विंग और वांट टू सी एन नियर बाई ऑब्जेक्ट। भाई साहब हमारी आंख के लिए हम नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं। भाई दो चीजें नोट कर लीजिए, हमारी आंख कितनी दूर तक देख सकती है? इन्फिनिटी तक।
कितनी दूर तक वो देख सकती है, क्लियरली देख सकती है, हमारी आंख पर आसानी से इमेज बन रही है, हम विजिबल, हमें को अच्छे से दिख रही है, कोई स्ट्रेन भी पैदा नहीं हो रहा। इस तरह की डिस्टेंस के लिए हम लोग कहते हैं कि भाई साहब हमारी आंख का फार पॉइंट कितना है साहब, इन्फिनिटी। क्या बोला मैंने, हम इन्फिनिटी तक इमेज को कंफर्टेबली देख पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा फार पॉइंट क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी। और आपको पता है कि फॉर ए नॉर्मल इंसान भाई साहब हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई चीज़ें रखी हैं वो हम आसानी से देख सकते हैं। इसको हम हमारी आई का नियर पॉइंट कहते हैं किसी भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। ये एक अडल्ट के लिए ये 25 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू होती है। तो 25 सेंटीमीटर पर यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये तो मैंने किसका रे डायग्राम बनाया भाई, याद रहे मैं यहां पर ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, दिस डायग्राम इज फॉर द व्यूइंग ऑफ फार ऑफ ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, दैट मीन्स आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द रे डायग्राम विल बी लाइक दिस। लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं है, मेरे प्यारे जवानों ध्यान से समझिएगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं है मतलब हमारा ऑब्जेक्ट रखा है साहब 25 सेंटीमीटर दूरी पर, लेकिन इमेज तो अब भी वैसी ही जगह पे बनी है। हमारी आंख का डायमीटर तो छोटा बड़ा होता नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मैंने बताया था आपको। तो मेरे प्यारे जवानों ये जो डिस्टेंस थी अब की बार ये u है, ये माइनस का 25 सेंटीमीटर है। अब की बार दोबारा से ये रिश्ता लगाइए, देखो एक बार रिश्ता आप फार पॉइंट वाले केस के लिए लगाइए, फिर आप इसी रिश्ते को इसके लिए लगाइए। तो भाई यदि ये वाला रिश्ता यहाँ पर लगाएंगे तो आप क्या पाएंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मेरे प्यारे जवानों ये वैल्यू पहले जैसी ही है, पहले भी यही वैल्यू थी, लेकिन पहले जो ये वैल्यू थी ये 0 हो गई थी यहां पर इस केस में, इसलिए मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया क्योंकि यहां पर u इन्फिनिटी के जैसा था, इसलिए साहब ये टर्म 0 हो गई थी। लेकिन अब ये जो टर्म है ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि साहब अब जो फोकल लेंथ आएगी और यहां पर जो फोकल लेंथ थी दोनों अलग अलग होंगी। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे जवानों, हमारी आंख की ऐसी एबिलिटी है जिसके कारण इसकी फोकल लेंथ बार बार बदल रही है। इस एबिलिटी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। स्टार लगा के लिख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। मैंने 2 रे डायग्राम बनवाए हैं, ये मैंने फार ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए बनवाया है, ये मैंने नियर ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए बनाया है। हमारी नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है, हमारा जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है। अब जो मैं लिखवाने वाला हूं, अच्छा मैंने लॉजिक आपको बता दिया है यहां पर वैल्यूज पुट करके कि किस तरीके से दोनों हालातों में, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल गई, इसमें अलग है इसमें अलग है, लेकिन इमेज डिस्टेंस इसमें जो है वही इमेज डिस्टेंस इसमें है। क्यों है, क्योंकि भाई आंख तो वही है, रेटिना तो उतनी दूरी पे है लेंस से। इसका मतलब भाई इमेज डिस्टेंस नहीं बदली, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल गई तो फोकल लेंथ को बदलना ही होगा। इस रिश्ते का यूज करके हम ये बात कह सकते हैं, इसका मतलब ये क्लियर है कि हमारी आंख की फोकल लेंथ बदल रही है। अब साहब कैसे बदल रही है मैं ये बात अभी समझा रहा हूं, लेकिन पहले स्टार लगा के लिख लीजिए, पावर ऑफ अकोमोडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिखिए स्टार लगा के, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, तसल्ली से लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूं पावर ऑफ अकोमोडेशन, लिखो प्यारे जवानों। पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द मैक्सिमम वेरिएशन इन द पावर ऑफ आवर आई so that it can form image of both nearby objects as well as far off objects on the same retina। मेरे प्यारे जवानों, हमारी आंख की वो एबिलिटी है जिससे ये अपनी पावर को चेंज कर रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हर बार इमेज तो रेटिना पर ही बन रही है, चाहे हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, चाहे वो नियर बाई रखा हो या फार ऑफ रखा हो। मेरे प्यारे जवानों, फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई लिख लीजिए भाई, पावर ऑफ अकोमोडेशन 4 डायप्टर होती है, 4 डायप्टर होती है। मतलब
हमारी आंख की जो पावर है उसमें 4 डायोप्टर का बदलाव संभव है। ध्यान से समझना, पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब ये नहीं है कि हमारी आंख की पावर कितनी है ना, हमारी आंख की पावर में बदलाव कितना संभव है, दैट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या कहलाएगा भाई साहब, स्पेलिंग भी लिख लीजिए, POWER ACCOMMODATION, पावर ऑफ अकोमोडेशन। भाई ध्यान से समझना, पावर ऑफ अकोमोडेशन में एक गलती हम लोग करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा जो आई लेंस है उसकी पावर जो है वो 4 डायोप्टर है ना, हमारी आंख की पावर में बदलाव जो है वो 4 पॉसिबल है मेरे भाई। मान लीजिए 16 थी पावर तो 20 हो सकती है, 20 थी तो 16 हो सकती है, 4 का बदलाव पॉसिबल है, दैट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? It is the maximum variation in the power of the eye so that we can always get image on our retina whether the object is placed at infinity or at the least distance of distinct vision, जिसको हम near point भी कहते हैं। मेरे प्यारे जवानों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पर मैंने पावर ऑफ अकोमोडेशन की चर्चा करी। कभी कभी वो नॉर्मल कहेगा अकोमोडेशन से आप क्या समझते हैं, तो हम कहते हैं कि अकोमोडेशन में इट इज द एबिलिटी ऑफ आवर आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ और द कर्वेचर ऑफ द लेंस सच दैट इट कैन ऑलवेज फॉर्म इमेज ऑन द सेम रेटिना वेदर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी प्लेस। मेरी बात समझ में, एट एनी प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड द नियर पॉइंट। भाई ध्यान से समझने, ये बात इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पावर ऑफ अकोमोडेशन में ये पावर वो है जिससे हमारी आंख की पावर में बदलाव हो सकता है। क्लियर हो गई बात? सच्ची बता दो, अच्छे से आ गई समझ में? तो मैंने आपको दूर का ऑब्जेक्ट देखने का रे डायग्राम बनवाया, पास का देखने का बनाया, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। ये तमाम बातें जो थी बड़े काम की थी। मेरे प्यारे जवानों, अब हम लोग अगली वीडियो में डिफेक्ट्स ऑफ विजन की चर्चा करेंगे। भाई साहब मन लगाकर आपको अगली वीडियो भी देखनी है और इसको एक बार तसल्ली से रिवाइज करना है। अगली वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई, डिफेक्ट्स पर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको तसल्ली से वो टॉपिक भी समझना है। तो मेरे प्यारे जवानों, आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। कुछ और छोटी मोटी बातें रही होगी वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम डिफेक्ट्स की चर्चा करेंगे, फिर हम और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस की बातचीत करेंगे। तो जवानों, हंसते मुस्कुराते हुए फिजिक्स पढ़िए। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।